कोरोना के टाइम में। बेटा मेट्रो में मैं वैसे ही नहीं चढ़ा हूँ पिछले 4 6 साल से। मेट्रो में मैं 2012 में चढ़ा था जब मैं फिटजी में जॉब करता था, दिल्ली में। मुंबई में तो थी ही नहीं मेट्रो, मतलब वहाँ लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन में तो यू कैन नॉट इवन गो। चलो हो गया, सब कुछ सेटअप है। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना, काउंटडाउन हुआ था ना अभी। हो गया ना काउंटडाउन, दिखा क्यों नहीं रहे, कहाँ गया? ओके, वी आर ऑल सेट। चारों स्टूडेंट्स आपस में दोस्ती कर लो अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन में अगर शांत बैठे रहे ना तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, एक दूसरे को जान पहचान लो ताकि कोई झिझक ना रहे। समृद्धि ने डाउट भेजे हैं, मैं बता रहा हूं। इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 आर फिक्स्ड अलोंग द y एक्सेस। ये रहा Q2, ये रहा Q3। अरे क्या हो गया इसको, हाँ, Q2 एंड Q3 है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1, Q1 यहां पे रखा है, फिक्स्ड अलोंग x एक्सिस। If a positive charge Q is added to x, 0, the force on Q1। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ी अंग्रेजी खराब है इस क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन समझ, पहले दो, हाँ इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है, मैं बताता हूँ। कहना वो ये चाह रहा है कि पहले दो चार्ज रखे थे, Q2 और Q3 आई थिंक। एक सेकंड देख रहा हूँ, देखो यही प्रॉब्लम है, मेरे को स्विच करना पड़ता है। Q2 और Q3 रखे थे और Q1 एक्स एक्सिस पे रखा था। ठीक है, Q1 यहां पे रखा है मुझे, और ये भी बोला है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1। Q1 के ऊपर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में है बच्चों। समझ में आई बात? मतलब इन दोनों का जो फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों इसको रिपेल करेंगे। रिपेल कैसे करते हैं? अपने से दूर ऐसे रिपेल करेंगे। और इसका नेट फोर्स हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था एक केस में, मैंने जब चार्जेस सेम दिए थे, बोले नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में है। समझ में आई बात? इन दोनों की वजह से नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में है। तो बच्चों चूंकि कुछ और बताया नहीं है, तो जैसा भी इनका फोर्स है उसके वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, और कौन से ऐड हो रहे हैं? एक्स कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है सबको? वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, एक्स जुड़ के नेट फोर्स एक्स में आ गया है। अब उसने बोला इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x, 0। ये दूसरे फिगर में देखना, एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो Q1 पर फोर्स शैल इंक्रीज, शैल डिक्रीज, shall point along negative x axis, shall increase, but the direction changes because of intersection of Q with Q2 and Q3। oh my god, सुनो, पहले तुम ही बता सकते हो मुझे भाई, एक बात बताओ, जब ये इसको रिपेल कर रहा था और ये भी उसको रिपेल कर रहा था और ये भी पॉजिटिव आया है, तो ये भी रिपेल ही करेगा, करेगा या नहीं करेगा उसको रिपेल Q1 को? तो नेट फोर्स इंक्रीज ही होना चाहिए, डिक्रीज कैसे हो जाएगा? आया क्वेश्चन समझ में या नहीं? मतलब वैसा है, कैलकुलेशन नहीं थी कि अगर यहां पर हम प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रख देते, क्या रख देते? माइनस क्यू चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट करता। उस केस में नेट फोर्स इसका और इसका कैंसिलेशन हो सकता था। पर अगर हमने यहां पर प्लस क्यू रखा है तो इसका जो और एक्स्ट्रा फोर्स आएगा वो भी रिपल्सिव ही आएगा। तो नेट फोर्स बच्चों दोनों तीनों चार्जेस की वजह से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और वो सब ऐड हो जाएंगे, नेट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में समृद्धि? ओके, वो उसकी थोड़ी लैंग्वेज खराब थी इसलिए आई थिंक डाउट रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। द गॉस लॉ इज गिवन बाय E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q in by epsilon naught। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो इसमें तो बड़े खतरनाक स्टेटमेंट लिख रखे हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का सार क्या है। मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट क्लास में, गॉस लॉ बता ही पाया था मैं, उतना अच्छा विजुअलाइजेशन नहीं करा पाया, थोड़ा 3D का टॉपिक है ये, बट ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पर चार्ज है Q1, Q2,
मान लो -Q3, और यहाँ पर चार्ज है -Q4, यहाँ पर चार्ज है +Q5, ऐसे कुछ चार्जेस है। ओके, अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव रखे हुए हैं, और ये एक सरफेस है। तो हमने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ओके, उसका दो फॉर्मूला था। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, दूसरा मैंने वहीं पे लिखाया था अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, पर ये बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, और गॉस लॉ ने क्या बोला था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे 99% केसेस में हम इसको इससे इक्वेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो गॉस लॉ का क्वेश्चन है ये। अब उसने थोड़ा घुमा के पूछा, उसने बोला कि अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट है, और हमको पता है कि नेट फ्लक्स की कैलकुलेशन में सिर्फ कौन से इनसाइड वाले चार्जेस का ही नेट फ्लक्स होगा, मतलब यहां पर आएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि इस सरफेस के लिए, इस क्यूब के लिए नेट फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जो चार्ज इसके अंदर है। बाहर वाले चार्ज का नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस पर 0 होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई है सबको, सबको समझना? ओके, अब सुनो, अभी भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर हमें एक्चुअली पांचों चार्जेस का कैलकुलेशन करना चाहिए। पांचों चार्जेस मतलब Q1, Q2, Q3 माइनस का Q4 एंड Q5। यहां पर हम पांचों का कैलकुलेशन करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हमें गॉस लॉ से पता है कि ये किसके बराबर होगा, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। टेक्निकली हमें फ्लक्स हर एक के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन वी डोंट डू दैट क्योंकि हमें पता है Q1 की एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंटर करेगी वो एग्जिट भी कर जाएगी। तो ऑन दी LHS वी शुड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज पार्टिकल्स, बट वी डोंट हैव टू वर्क दैट हार्ड। हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गॉस लॉ ने क्या कह रखा है कि आंसर किसकी वजह से आएगा, सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से। समृद्धि, क्या अब तुम सही आंसर मार्क कर पाओगे? देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस, ठीक है, बी ऑप्शन। वाइल Q ऑन द RHS विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4। इसमें अंदर बस दो ही थे, Q2 और Q, नहीं, अंदर इसमें है Q2 और Q3। देखो कोई और ऑप्शन होगा जिसमें Q2 एंड Q3, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। Q2 एंड Q3 होगा, इसका आंसर बी दिया होगा तुमको प्रोबेबली। आप आंसर है तुम्हारे पास? हाँ, वो Q3 होगा बेटा, वो मिसप्रिंट है, ठीक है, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक। ये यहाँ पर Q4 की जगह Q3 होगा, सभी में उन्होंने Q4 लिख रखा है, पर एक्चुअली Q2 और Q3 अंदर है उस सरफेस के। ओके, ठीक है। कौन सी बुकलेट का था क्वेश्चन? हाँ, उसी के सॉल्यूशन में देख लेना, पक्के से Q2 एंड Q3 है, वो बाई चांस उन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है, टोटल चार्ज माइनस Q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ अ रिंग। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, वी विल डू इट टुडे। टू चार्ज माइनस Q आर फिक्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड at the midpoint, show that Q will perform SHM of the time period this. Okay, ये कुलम्स लॉ का क्वेश्चन आ गया। मैंने इसका 50% पार्ट कराया था क्लास में। डू यू गाइज रिमेंबर? हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, दो चार्जेस रखे थे और एक बीच में रख के उनको उसका उस पर फोर्स निकाला था हमने। एक प्लस Q यहाँ पर, एक प्लस Q यहाँ पर, और यहाँ पर एक चार्ज रखा था मैंने। ये वाला याद है या नहीं याद है? इस पर नेट फोर्स निकाला था, एंगल पे फोर्स लगा के उनका कंपोनेंट। तो इस प्लस Q की जगह अगर मैं एक माइनस Q रख दूं, माइनस Q चार्ज, ठीक है, ये L, ये L, ये डिस्टेंस X,
तो क्या आप लोग इस माइनस क्यू पर नेट फोर्स कैलकुलेट बता दोगे मुझे करके? क्या इस माइनस क्यू पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे आप? ऊपर वाले का एफ, नीचे वाले का एफ। आदित्य, एफ की वैल्यू क्या होगी? कैन यू टेल मी? ऊपर वाले का अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा? हाँ, कितना? रिजल्टेंट लेंगे, पर पहले एक फोर्स की वैल्यू तो बताओ। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, कितने? कभी भी माइनस नहीं पुट करना है। कितनी बार समझाऊं? के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया या नहीं? ओके। ऐसे ही नीचे वाला फोर्स भी इतना ही होगा। और मैंने समझाया था अगर दो फोर्सेस थीटा थीटा डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट सेंटर की तरफ कितना आता है? 2f cos थीटा। बहुत बढ़िया। बस इस ट्राइंगल में से cos थीटा की वैल्यू बता सकते हो आप मुझे? cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समृद्धि, समझ में आया आपको? पक्का? हाँ, नहीं, आर स्क्वायर होता है ना, और आर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? और अब हम नेट फोर्स लिख सकते हैं बड़े आराम से। क्या है फॉर्मूला? 2f के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2f cos थीटा x अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। दिस इज नेट फोर्स। बच्चों, अगर इसका मास m है तो क्या हम नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर उतना टफ नहीं है। 2k अपॉन m साथ में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। ये एसएचएम का क्वेश्चन बन गया। अब एसएचएम में जब भी a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म आ जाती है मैग्नीट्यूड में, तो आप टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हो। क्या एसएचएम चैप्टर याद है आप लोगों को? समृद्धि, आपको याद है एसएचएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। अगर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाए तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब तुम बोलोगे सर माइनस तो है नहीं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि जब x आगे रख रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ ही आ रहा है ना, पीछे की तरफ खिंच रहा है, तो माइनस साइन है। वो तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं इसलिए माइनस नहीं आता। ओके, पर a अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है क्योंकि नीचे ये गंदा सा टर्म बना हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है x वेरी वेरी लेस देन l, तो हम क्या कर सकते हैं? -2k अपॉन m, इस वाले x को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे तो नीचे l³ बचेगा इंटू x। अब ये SHM की इक्वेशन है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x के तो SHM है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ऑसिलेशन है। आई नो अगर SHM अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता होगा, पर अभी के लिए याद रख सकते हो कि अगर टू एंड फ्रो मोशन है तो ऑसिलेशन है, और टू एंड फ्रो मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो एसएचएम है। ऑसिलेशन और एसएचएम सेम थिंग नहीं होती, इवन इफ आपको नहीं पता है नहीं होती। मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए अगर ये फॉर्म आ जाती है तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। इसको इससे कंपेयर करो और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ml³। 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ml³ अपॉन 2k³। अब मैच करें ऑप्शन। प्रूफ वाला था ना ये क्वेश्चन, इन्होंने k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया है तो वो अपने को भी रखना पड़ेगा, बट दिस इज द राइट आंसर। ओके, you guys should write this one down. It is a tough one and it is a very important one. SHM plus इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है ये।
मैंने फोर्स कैलकुलेट करवा दिया था, एसएचएम क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए बताया नहीं था उस टाइम पर। ठीक है, गलती से भी मत सोचना कि तुमसे एग्जाम में खुद से हो जाएगा। यू हैव टू डू द सेम क्वेश्चन एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स। ठीक है, और अगर ऑफ कोर्स मेमोरी खतरनाक है तुम्हारी तो तुम याद रख सकते हो, बट आई डोंट थिंक कोई याद रख पाएगा, क्योंकि एल की जगह डी दे दिया और कुछ भी चेंज कर दिया तो तुमसे गलती हो जाएगी। समृद्धि लिख लिया बेटा? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन एसएचएम में पढ़ाता हूँ या फिर इलेक्ट्रो, एक्चुअली तो एसएचएम के बाद पढ़ाते हैं, अभी तो हमने 12th का स्टार्ट किया है। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल चार्जेस। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, सुनो ध्यान से, अब तुम्हारी हो जाएगी इसमें। ये एक है लाइन और इस पे 2 चार्जेस रखे हैं बड़े बड़े, प्लस क्यू, और इनके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा है Q। पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट Q है। मुझे बताओ, अगर Q इनके मिड पॉइंट पे रखा है, मतलब इधर दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है, इधर भी L डिस्टेंस है, इधर भी L डिस्टेंस है, तो नेट फोर्स ऑन Q 0 हो, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में 0 होगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों इसको रिपेल करेंगे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल चार्ज, दोनों का फोर्स भी बराबर है। अगर ये नेगेटिव है तो दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तब भी दोनों का फोर्स इक्वल होगा, इक्वल चार्ज इक्वल डिस्टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग इस पर नेट फोर्स तो 0 ही होना है। बट ये बताओ, इस पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए इनके ऊपर भी तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ABC, तो कौन बताएगा? समर्थ, सार्थक राइट? हाँ, समर्थ मेरा दूसरा स्टूडेंट है। ठीक है, सार्थक, ये A जो है वो C पर किस तरफ फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, राइट साइड। वेरी गुड, फोर्स ऑफ A। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो B को इस पे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? इसका मतलब B उन्होंने बताया हो या ना बताया हो, होगा तो नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए A और B का फोर्स बराबर होना चाहिए। A का फोर्स तो मैं लिख देता हूं KQ बाई 2L का स्क्वायर। B का फोर्स समृद्धि आप बताओगे, B का फोर्स कितना लिखना चाहिए? बेटा माइनस नहीं लगाएंगे? वेरी गुड, Q की वैल्यू आ गई Q/4। क्लियर? ठीक है, फाइनल आंसर में यू विल हैव टू मार्क -Q/4। हमने सिर्फ Q की वैल्यू निकाली, हम ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके थे कि ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यू हैव टू मार्क दिस आंसर। गॉट इट? सबको आया समझ में ना? सेंटर वाला चार्ज तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर उसे सही जगह रखेंगे तो, लेकिन साइड वाले चार्जेस इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब उन पर भी नेट फोर्स 0 हो रहा हो। ओके, हटाऊं इसको भी? पढ़ने में आ रहा है? Particle of mass m and charge q is at rest at the midpoint between two. The particle is now displaced by a small distance. It will oscillate with a time period of. Same question है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। x डिस्टेंस इसे साइड में खिसकाना, नेट फोर्स निकालना, उस फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन करना। ये किसका डाउट था? हो गया ना? अरे ये टेढ़े डाउट मत भेजा करो, इसको कैसे पढ़ूंगा मैं? किसी को आ रहा है पढ़ने में? मैं तो लैपटॉप में पढ़ रहा हूँ। सीधा करके भेजना दोबारा, बट ठीक है। 5 बॉल नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड। ये तुमने मुझे क्विज भेजा है क्या करने के लिए? चलो खुद से सॉल्व करो अभी के अभी सब। 5 बॉल्स है नंबर्ड 1 2 3 4 5 सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड, धागे से लटकाई हुई है।
1224 एंड 41 अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, 23 एंड 45 रिपेल करती है, तो बॉल वन मस्ट बी। भाई ये तो तुम खुद से फिगर आउट करो, इसमें कुछ फिजिक्स थोड़ी है बताने की, ये तो वो बच्चे को परेशान करने के लिए जो क्विज दे देते हैं उनको, उस टाइप का कुछ है। कोई सॉल्व करके बताओ मुझे कैसे करना चाहिए। किसी को आ रहा है समझ में? आर्यन कुछ कुछ दिमाग लगाओ भाई, इसमें कुछ फिजिक्स का कुछ नहीं है इसमें। नहीं, 2 और 4 तो अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को। अच्छा हाँ, इसमें तुम्हें न्यूट्रल वाला केस नहीं पता है, मैं बताता हूं। एक चीज मुझे बतानी है, जो मैं एक्चुअली कैपेसिटर में इंडक्शन बताता हूं, लेकिन सुनो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ऑफ कोर्स रिपेल करेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये तो सबको याद रहता है ये। और ध्यान रखना कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और सामने न्यूट्रल चार्ज है, लेकिन ये छोटा नहीं है, इसका कुछ साइज है, मतलब इट इज नॉट अ चार्ज, इट्स नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ बॉल टाइप थिंग, तो उस केस में ये इसको रिपेल कर सकता है अगर ये कंडक्टर का बना है। किसका बना है? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउड होता है, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। समझ रहे हो? इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लिया और पॉजिटिव इससे दूर चले गए, और अब ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। समझ में आई बात क्या? नहीं? पक्का ना? हाँ, मेटल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव, अभी देखते हैं ना, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो लेकिन कंडक्टर है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करा लेगा और इधर नेगेटिव चला जाएगा दूर, और फिर ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो शायद समृद्धि ने लास्ट टाइम पूछा भी था कि व्हाट इज अ श्योर शॉट टेस्टिंग ऑफ चार्ज। एक चार्ज बॉडी क्या कर सकती है? रिपल्शन भी कर सकती है और अट्रैक्शन भी कर सकती है, पर एक न्यूट्रल बॉडी सिर्फ क्या शो करेगी? अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अपने पास ये अपोजिट चार्जेस को वो करेगा, इंड्यूस करेगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन, इंड्यूस करना। और ये नेगेटिव चार्ज इसके पास में है तो, और ये पॉजिटिव इससे दूर है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चार्जेस अभी देखते हैं। पहले तो ये चीज सब लोग नोट डाल के लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडी। अगर बॉडी चार्ज है तभी वो रिपल्शन शो कर सकती है। ओके? अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी भी शो कर देती है। इसको जैसे चाहो सरल भाषा में लिख लो अपने नोटबुक में, ठीक है? इवन अ नी कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल, ओके, ड्यू टू इंडक्शन, बट रिपल्शन विल ओनली बी शोन बाय चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, चार्ज्ड बॉडी। ओके, ध्यान रखना, थ्योरेटिकली आएगा तो ये ध्यान रखना कि अट्रैक्शन न्यूट्रल में भी हो सकता है बाय इंडक्शन। हटाओ इसको भी। ओके, आई थिंक यहाँ पर ये तो हो गए, मुझे लग रहा है डाउट। और भी तो थे, बस इतने ही थे। समृद्धि तेरे हो गए खत्म बस? कौन सा वाला? और मेरी बुक मेरे पास नहीं है अभी, ऑफिस में। ठीक है, कुछ पढ़ा दूं? मुझे कुछ चीज़ पढ़ानी थी आज इम्पोर्टेंट। एक तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है, फ़र्क नहीं, क्या सिमिलरिटी होती है, दोनों सेम क्यों होते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एक पेज पे ये लाना थोड़ा मुश्किल है दोनों की थ्योरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट इसके लिए वाइट बोर्ड चाहिए बड़ा। एनीवे, मैंने रिलेटिव परमिएबिलिटी बताई थी बच्चों आप लोगों को। मैंने बोला था कि फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और फिर मैंने बताया था कि फोर्स
इन अ मीडियम कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओह, परमिएबिलिटी क्यों लिख रहा हूं मैं, वो मैग्नेटिज्म में आती है, ये अभी हम परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर नाम है परमिटिविटी। ओके, तो ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसकी वैल्यू याद ना रखनी पड़े, इसलिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन करी है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम को क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? जब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं इधर, तो ये बन जाएगा फोर्स इन अ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं फोर्स इन अ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। बच्चों बाकी चीजें तो कॉमन ही हो गई इससे, सिर्फ ये एप्सिलॉन आर ही तो एक्स्ट्रा रह गया। तो फोर्स इन अ मीडियम इज टेक्निकली एप्सिलॉन आर टाइम्स लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मीडियम में फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स लेस है, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि फील्ड भी किसी मीडियम में वैक्यूम के फील्ड के कंपैरिजन में एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होगा? क्योंकि भाई फील्ड तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ही होता है। क्या ये तुमको समझ में आ गया रिलेटिव परमिटिविटी का फंडा? समृद्धि बेटा, ये चीज क्लियर? अरे फील्ड के लिए मैं ई तो यूज करता हूं, और वो छोटे वाले को ई की जगह एप्सिलॉन बोला करो तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, फोर्स अगर किसी मीडियम में फोर्स 1/3 टाइम्स है, तो हम बोल सकते हैं ना कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 टाइम्स जनरेट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पक्का सबको आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने समझा दिया था ना लास्ट क्लास में अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर फोर्स किसी मीडियम में 50% लग रहा है, इसका मतलब उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के कंपैरिजन में सिर्फ 50% ही जनरेट हो पाया। ओके, अब ये दूसरी चीज देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटल का क्यूब रख दिया। किसका क्यूब रख दिया? मेटल का क्यूब। ये है एक मेटल का क्यूब। मेटल यानी कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर का क्यूब रख दिया तो क्या होगा? कंडक्टर के अंदर चार्जेस का मूवमेंट अलाउड होता है। तो ये जो राइट साइड वाला फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्जेस को राइट साइड पुश कर देगा और नेगेटिव को लेफ्ट साइड पुश कर देगा। एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे और जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पर प्रोटॉन बचेंगे, तो प्रोटॉन राइट साइड चार्ज प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे अंदर, और आप देखोगे कि थोड़ी सी देर बाद इस क्यूब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इस क्यूब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है और यहां पॉजिटिव से नई फील्ड लाइंस बन रही है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? थ्योरेटिकल है थोड़ी सी। एक कंडक्टर के अंदर, इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर, इनसाइड द बल्क ऑफ अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल रिमेन जीरो। समझ में आ रही है बात? कंडक्टर के अंदर चार्जेस शिफ्ट हो जाते हैं और शिफ्ट तब तक होते रहते हैं जब तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ओके, पर ऐसा सिर्फ कंडक्टर्स में होता है। अगर इंसुलेटर्स की बात करें
और इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। अगर इंसुलेटर्स की बात करें, मतलब मैं किसी इंसुलेटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, तो उसके अंदर चार्जेस का फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं होता, पर थोड़ा बहुत चार्जेस का ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, मतलब रोटेट कर सकते हैं चार्जेस अपनी जगह पर, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर। तो नेगेटिव चार्जेस पीछे की तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस आगे की तरफ, पर अपनी ही जगह पर। तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो करने की कोशिश करेंगे, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह कैंसिल कर पाए। तुमको बस इतनी चीज याद रखनी है कि अगर किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होता, पर वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है। क्या मेरी बात थ्योरेटिकल आपको समझ में आई इतनी देर में? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, पर जीरो नहीं हो पाता। कुछ हाँ, कनेक्टेड तो हो, सारे कनेक्टेड है ना सब? सार्थक बात समझ में आई? ठीक है, क्या याद रखना है आपको? इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी वैक्यूम में है, मतलब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई नॉट बोल दूं अगर, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट से कम होगा, और वो जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं ई नॉट बाई के। और के क्या होता है यहां पर? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कैपिटल के होता है, इसे उस वाले के से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? ये वो वाला नहीं है, ठीक है? ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेक्निकली क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के कंपैरिजन में कितना डिक्रीज हो जाएगा। बाहर क्या थी? एयर, वैक्यूम। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में या इंसुलेटर में के टाइम्स कम होता है। वही हमने यहां पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होता है। तो फिर ये दोनों सेम ही चीज हुए ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई पूछे कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का कितना है, तो आपको आंसर देना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कम हो गया कि वो जीरो ही हो गया। के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा ना। ये बात आती है ना समझ में? अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। वो केस मेटल या कंडक्टर के केस में होगा, और मेटल या कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोला जाएगा? इन्फिनिटी। इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब तुम कर लेना ना उसको। यस, लिख लेना इसको, इस पे थ्योरेटिकल कुछ अच्छा बना सकते हैं क्वेश्चन। वो ऐसा क्यों बोलोगे तुम? किसी चीज को सीधे सीधे तरीके से बोलो ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ओके, अच्छा तो ठीक है, इंक्रीज बाय के इनवर्स टाइम्स। तो ज्यादा सही तो पहला ऑप्शन ही है। ये कौन सा तुम क्वेश्चन पेपर लगाने लग गए जिसमें बोथ ऑप्शन? तो फिर किसी एग्जाम में एग्जामिनर से गलती हो गई, उसने दोनों ऑप्शन लिख दिए, बाद में बोथ करेक्ट करना पड़ा होगा। ठीक है, ओके बच्चों, हटाओ इसको। ठीक है, अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन सीखना है आज। ठीक है, पहला एप्लीकेशन तो एकदम यूजलेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आपको याद है प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से आर डिस्टेंस पर कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। ओके, हमने कैसे कैलकुलेट किया था? हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा था, उस पर फोर्स निकाला था और फोर्स पर यूनिट चार्ज किया था। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि इसको प्रूव करो,
बिना बिना कूलम्ब्स लॉ यूज किए। तो अल्टरनेटिवली आप दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे समझ लेना, क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होती है। प्रोसेस ये है कि प्लस क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो हमें कूलम्ब्स लॉ नहीं आता और हम फोर्स पर यूनिट चार्ज से कैलकुलेट नहीं कर सकते, एफ बाई क्यू से कैलकुलेट किया था इसमें, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि अगर एक तरफ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो दूसरी तरफ भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तीसरी तरफ भी सेम होगा, चौथी तरफ भी सेम होगा, पांचवी तरफ भी सेम होगा, छठी तरफ भी सेम होगा। अगर हर तरफ सेम बना दूं और इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो एक स्फीयर बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा एक स्फीयर। सबको समझ में आती है बात? इस स्फीयर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया के परपेंडिकुलर। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हर जगह पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह पैरेलल है, तो मैं इसको सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर कर सकता हूं। कॉस थीटा वाला टर्म कॉस 0 होके 1 कर दिया मैंने। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन कितना है हमारा? एक ही चार्ज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? सबको समझ में आया? पक्का नोट डाउन करो। देख, कुछ नहीं है, एरिया जो होता है उसके परपेंडिकुलर उसका वेक्टर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, और पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है E इंटू ए इंटू कॉस। अगर पैरेलल है तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 होता है 1, तो सिंपली ये आ जाएगा E इंटू एरिया। ठीक है, मैंने ये बताया कि एरिया वेक्टर जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे रखोगे तो ऐसे, ऐसे रखोगे तो ऐसे, और ऐसे रखोगे तो ऐसे। ये होता है एरिया वेक्टर। अब तू खुद से सोच ले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है तो इन तीन में से किस में मैक्सिमम फ्लक्स होगा और किस में मिनिमम होगा? इसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इसमें फ्लक्स होगा E इंटू ए इंटू कॉस 0, इसमें होगा E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जितना भी ये थीटा है, और इस वाले में फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 हुआ? E इंटू ए इंटू कॉस 90। तो एज लॉन्ग एज तुमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के थ्रू पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया की वैल्यू कर सकते हो। समृद्धि, आपको समझ में आ रहा है ये? और किसी को भी हो रहा है प्रॉब्लम? देखो, वो तो बिहार में बैठा है, उसको बेचारे को इंटरनेट तब भी मिल रहा है। तुम्हारा इंटरनेट का स्पीड ठीक आ रहा है? यार ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई ऑनलाइन क्लास, मतलब गया उसका। अरे तुम्हारी विल पावर की वजह से टिका हुआ है वो। तुम सोच के बैठे हो ना कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है अंशुल सर से, तुम्हारे चक्कर में ये मैंने बैच बनाया है, तो मैं पढ़ा के ही रहूंगा सही में। अच्छा खासा। हाँ, मैं ऑफलाइन में चला गया था। अरे तुम यार, ऑफलाइन पढ़ाना कितना आसान होता है, एकदम सामने सामने। इतना बड़ा पढ़ाने में कभी इतनी मतलब मेहनत नहीं लगी मुझे। बैठ जाओ और ज्ञान देते रहो, लोग सुनते रहते। और क्या। समृद्धि, अब आ रही है आवाज? वाईफाई है या मोबाइल नेट पर हो आप? अरे क्या किया जाए, बाकी लोगों को तो आ रही है ठीक ठाक आवाज, आप गई फिर से। चलो, ये लिख लिया सबने, बाकी लोगों ने? क्या पूछना है? हाँ, अरे वो कांस्टेंट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है।
जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, मास। ओके, हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रॉन से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि सिंपल से सिंपल चार्ज को आप एक स्फीयर से लपेट दोगे और उसका फ्लक्स हमेशा कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक फ्लक्स वही आएगा। ठीक है, ओके, हटाऊं इसको, -19 अपॉन हाँ एप्सिलॉन नॉट, हटा रहा हूँ मैं इसको। ओके, चलो ठीक है। एक कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बोलना मत, जिसको समझ में आ जाए। अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक क्यूब के अंदर रखा है, ठीक है, पहले केस में एक क्यूब के अंदर रखा है जिसकी साइड लेंथ है L, और दूसरे केस में हमने क्यूब की साइड लेंथ 2L कर दी और चार्ज प्लस क्यू उसके सेंटर पे रख दिया, तो किस केस में क्यूब के थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? हाँ बस तीन ही तो लोग बचे हो। सार्थक सोच लिया सब? हाँ सार्थक। समृद्धि आ गई वापस बैक। अब मैं क्या करूं बताओ, तुम इसका क्या सोल्यूशन है? मतलब मेरे सिस्टम का नहीं है फॉल्ट है, पक्के से मैं बहुत अच्छा वाईफाई रख के बैठा हूँ। हाँ मतलब यहाँ नहीं हो सकता, मेरा वाईफाई बहुत अच्छा है, मेरा मल्टीप्लेयर गेमिंग चल रहा है उसमें PS4 का, तो खराब हो ही नहीं सकता। और लैग होता तो मैं निपट जाता कब का। तो अभी तुम मत सुनो, अभी तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के दिन है तुम्हारे। हाँ भाई, एक चार्ज एक क्यूब के अंदर रखा है जिसकी साइड लेंथ L है, और दूसरा चार्ज एक दूसरे क्यूब के अंदर रखा है जिसकी साइड लेंथ 2L है, और मैंने पूछा किस क्यूब का फ्लक्स ज्यादा होगा। आंसर इज कि दोनों का फ्लक्स सेम होगा। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस क्यूब में से पास करेंगी वही आगे बढ़ के दूसरे वाले में से भी पास करेंगे। समझ में आ रही है बात? दोनों केस में फ्लक्स सेम आएगा। जल्दबाजी में लोग डबल मार्क करके चले आते हैं, और होशियारी में लोग वॉल्यूम के हिसाब से 8 टाइम मार्क करके चले आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फ्लक्स दोनों में सेम होगा। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिक डेफिनेशन याद रखना। ओके चलो ठीक है, और थोड़े काम की एप्लीकेशन बताता हूं इसकी। सेकंड थोड़े काम की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब आपने एक पतले से वायर पे चार्ज दे दिया। ये एक पतला सा वायर है और इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, और इस केस में लेट्स से ये लाइन चार्ज जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग है मतलब इसके एंड पॉइंट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे इतना दूर तक। तो अगर बच्चों कोई चीज बहुत लेंथी है तो उस पर नेट चार्ज भी बहुत बड़ा होगा। तो इस लाइन का टोटल चार्ज क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इसका गिवन होगा आपको लैम्डा, और लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी इट इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L। क्या ये लैम्डा समझ में आता है? आप लोगों ने पहले मास लिखा होगा शायद, सेंटर ऑफ मास करते, ठीक है। अब इसमें ये चार्ज पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका लैम्डा गिवन होगा क्वेश्चन में प्रोबेबली, ठीक है। और अब इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। r होगा या d होगा या x होगा, तो दैट यू हैव टू टेक केयर। मैं d डिस्टेंस मान लिया, d डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स को मार्क करें, एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करें, उनको जोड़ने पर क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स को मार्क करेंगे तो उससे स्फीयर नहीं बनेगा, उसकी वजह से क्या बनेगा? एक सिलेंडर बनेगा, ऐसे ऐसे। क्या ये चीज समझ में आती है आप लोगों को? एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स विल एंड अप मेकिंग अ
सिलेंडर। तुम बोलोगे सर इक्वल डिस्टेंस पे क्यों मार्क कर रहे हो? ताकि मैं सिमेट्री वाला आर्ग्यूमेंट फिर से लगा पाऊं। कौन सा सिमेट्री वाला आर्ग्यूमेंट? कि इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। थोड़ा फिगर बहुत अच्छा नहीं बना, पर क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कि इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करूं तो एक सिलेंडर बनेगा, और उस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। ओके, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस सिलेंडर के कर्व पर सेम आएगी, तो फिर मैं इस पर गॉस लॉ लगा दूंगा। नेट फ्लक्स मुझे क्या करना होगा? E डॉट ए पहला फॉर्मूला, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है आपको पता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है? कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई आर एल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा क्यू इनसाइड। बच्चों क्यू इनसाइड कहां से कहां तक का लेना है? यहां से यहां तक का। और मैंने इस सिलेंडर की लेंथ कितनी मानी है? एल, और रेडियस कितनी मानी है? आर। अच्छा मैंने डी लिखा था, सॉरी डी को हटा देता हूं, आर ही मान लिया मैंने। ठीक है, तो एल लेंथ है, तो एल लेंथ के अंदर क्यू कितना होगा? क्यू इनसाइड कितना होगा? अगर लैम्डा, हाँ लैम्डा अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू एल। तो क्यू इनको क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर आता है, एल एल कट जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों इसको आपको याद रखना होगा 2 के लैम्डा बाई आर, क्योंकि इट इज वेरी मच यूजफुल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinitely long wire. Okay, this is an important formula, you have to remember it. इस तरह से होगा। समृद्धि, are you with us? अरे मुझे फिजिक्स पढ़ा लेने दो। उसको बनाना है। हाँ ये लिख लिया सबने? ठीक है, हटा रहा हूं। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड वायर आ जाए तो उसका फॉर्मूला आप इनफाइनाइट से ही याद रख सकते हो। ऑफ कोर्स डिराइव भी कर सकते हो, बट जबरदस्ती की मेहनत क्यों सीखनी। अगर ये फाइनाइट वायर है तो इसके एंड पॉइंट्स हमको दिखाई देंगे, और आपको एंड पॉइंट से एंगल भी कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा। किस पॉइंट का? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? ये दोनों एंगल्स अल्फा एंड बीटा। तो फॉर अ फाइनाइट चार्ज्ड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली नहीं होगा, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ सामने की तरफ हो सकता है उसका एक्स कंपोनेंट हो सकता है वाई हो। अगर अल्फा बीटा इक्वल नहीं है तो एक्स वाई दोनों कंपोनेंट होंगे। तो दिस इज समथिंग जो आप याद रख सकते हो। इनफाइनाइट का कितना है? 2 के लैम्डा बाई आर। तो फाइनाइट का होगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसमें अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल्स हैं जो वायर का उस पॉइंट के साथ बन रहे। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये इनफाइनाइट वायर होगा तो अल्फा बीटा दोनों 90-90 हो जाएंगे, और 1 + 1 जुड़ के वापस यही फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ,
और ई वाई होगा के लैम्डा बाई आर कॉस कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा। कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट थिंक। कॉस एल्फा, हाँ कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है, ओके। तो फाइनाइट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका प्रूफ है, लेकिन मुझे बिल्कुल अननेसेसरी लगता है। इवन एज अ स्टूडेंट मैंने इनफाइनाइट का गॉस लॉ से प्रूफ सीख रखा था, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते थे। तो इनफाइनाइट का गॉस लॉ से मैं प्रूफ कर लेता था और उससे फाइनाइट का सोच लेता था, फिर एक याद आ जाता था, दूसरा भी याद आ जाता था। ओके, ये हो गया। मतलब गॉस लॉ के यही एडवांटेज है कि अगर आपको लंबे डेरिवेशन नहीं करने हैं तो यू कैन यूज इट टू कैलकुलेट सच वैल्यूज। ठीक है, हटाऊं इसको, ठीक है हटा दूं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, बच्चों एक चीज समझना, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर दिया हो तो ये हॉलो हो या सॉलिड हो, हॉलो हो या सॉलिड हो, सारा का सारा चार्ज कहां पे रहेगा? आउटर मोस्ट सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग है तो इसके अंदर चार्जेस का मूवमेंट अलाउड है, चार्जेस का मूवमेंट अलाउड है। बच्चों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल, और रिपेल करेंगे, और मूवमेंट अलाउड है तो कहां जाएंगे? एक दूसरे से दूर, और दूर जाएंगे तो कंडक्टिंग के केस में सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा? आउटर मोस्ट स्फीयर। तो मतलब सॉलिड हो या हॉलो हो, सारा चार्ज कहां पर रहेगा? आउटर मोस्ट सरफेस पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सेम एज पॉइंट चार्ज। अगर x ग्रेटर देन आर है एंड जीरो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, और जीरो अगर x लेस देन आर है। तो इससे पहले कि मैं ये प्रूव करूं, यू शुड राइट इट डाउन क्लीनली, क्योंकि फिर मैं जब प्रूव करूंगा तो ये पूरी स्लाइड गंदी सी हो जाएगी। रेडियस के लिए, मतलब सरफेस के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, ओके, फॉर x इक्वल टू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने में कैसा होगा? अंदर जीरो, सरफेस पर मैक्सिमम, और बाहर जाएंगे तो वापस से डिक्रीज होने लग जाएगा। ये तुमको थोड़ा दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अंदर जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, और बाहर जाएंगे तो वापस डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे पॉइंट चार्ज का होता है ना, उससे दूर जाते हैं तो डिक्रीज होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही होगा। ओके, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इससे कैलकुलेट करो या इससे करो, एक ही वैल्यू आएगी। हाँ, हम जो x डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं, ओके। अगर हम x को रेडियस से बड़ा रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उतना ही है जितना पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, अगर पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा जाता तो। अगर हम x को रेडियस से कम ले रहे हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी मैं बताता हूं, पहले लिख लो फॉर्मूला, ओके। इसका प्रूफ सिंपल सा है, मैं अभी कर दूंगा, पर पहले लिख लिया ना। क्योंकि प्रूफ तुमको नहीं भी आता तो चलेगा, बस तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं, पर सिमेट्री से इंटीग्रेट करके नहीं प्रूव करूंगा मैं। अगर इंटीग्रेट करने गया तो बहुत मेहनत पड़ेगी, मैंने किया हुआ है, क्लास में किया हुआ है, लेकिन इट इज नॉट जस्ट वर्थ इट, क्योंकि वो बहुत सारी रिंग्स मान के इंटीग्रेट करना पड़ता है, बहुत लेंदी, शायद वन ऑफ द लेंदीएस्ट प्रूव है वो, अंदर फील्ड जीरो क्यों हुआ। पर गॉस लॉ से उसका बहुत इजी सॉल्यूशन है। पहले तो बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी ने बोला x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो तुम क्या बोलोगे उसको? भाई सिमेट्री से मान लेते हैं, सब जगह x डिस्टेंस पर सेम होगा। मान सकते हैं सिमेट्री से, मान लिया, और एक स्फीयर बना लिया, ठीक है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ऐसा अज्यूम कर लिया। तो गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स विच इज E इंटू एरिया, एरिया कितना? 4 पाई एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q कितना है इसके ऊपर? जो भी इसकी सरफेस पर है, प्लस कैपिटल Q मान सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर x को मैं छोटा मानता हूं तो ये वाला गॉसियन सरफेस बनेगा। सेम लॉजिक से सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम माना जाएगा, पर इस बार एक प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही गॉस लॉ लगाने जाएंगे x लेस देन r के लिए, तो E इंटू 4πx² इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये छोटे वाले ग्रीन कलर के स्फीयर के अंदर तो चार्ज इनसाइड जीरो है कि नहीं है? तो इस लॉजिक से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा? जीरो। क्या ये समझ? इस छोटे वाले हरे स्फीयर के अंदर चार्ज इनक्लोज दिख रहा है तुमको? अभी तो डिसाइड किए थे कि सारा का सारा चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पर, आउटर सरफेस पे। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग है। तो जब कंडक्टर का सारा चार्ज ही आउटर सरफेस पे है और गॉस लॉ हम मान रहे हैं कि ट्रू है, तो इस स्फीयर के अंदर तो चार्ज इनक्लोज जीरो हो गया। तो इस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो। ये बात सबको आई क्या समझ में? 1 and 2 डन। हटाऊं? बस एक और बताना है मुझे। ओके, एक और बताना है बस। वो है कौन सा नंबर चल रहा है, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ आई थिंक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्जेस का मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो बच्चों इसमें अंदर के पॉइंट्स पर भी चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। अंदर के पॉइंट्स पर भी चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। सेंटर पर भी चार्ज रख देंगे तो वो बेचारा वहीं पे बैठा रहेगा, नॉन कंडक्टिंग है, उसका मूवमेंट अलाउड नहीं है। आती है बात समझ में? इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पे कैलकुलेट करना तो आसान है, ऑलरेडी किए हम। कैसे किए? यहां से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो x रेडियस का क्या मान लिया? एक स्फीयर। और सेम कहानी फिर से फॉर x ग्रेटर देन r के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए, E इंटू 4πx² इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा चार्ज जितना इस पर है प्लस क्यू, वो हो जाएगा क्यू इन, तो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर के पॉइंट पे तो सेम ही आ गया आंसर। कितना आ गया? क्यू अपॉन 4πε0 x² बाई x²। ओके, पर x लेस देन r के लिए, मतलब इस डिस्टेंस के लिए अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये छोटी वाली गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, और हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E अज्यूम करेंगे। अब ध्यान से समझो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। E इंटू 4πx² इज इक्वल टू, क्या बच्चों इस बार भी Q इनसाइड जीरो दिख रहा है आपको, या इस बार ग्रीन सरफेस के अंदर भी चार्ज है? वो कैसे निकालेंगे? Q इनसाइड इस सरफेस के लिए कैसे निकालें? यूनिटरी मेथड से। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रीन सरफेस, which will be 4/3 πx³। क्या ये सबको समझ में आता है या नहीं? मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो ये लोगों को समझ में इजीली नहीं आता है। देख लो ध्यान से बच्चा, इतने पोर्शन का चार्ज निकालना था वॉयलेट वाले का। तो यूनिटरी मेथड है, अगर 4/3 πr³ वॉल्यूम में कितना चार्ज है? Q, तो 1 में कितना होगा? Q अपॉन 4/3 πr। तो ग्रीन सरफेस में कितना होगा? ग्रीन सरफेस का वॉल्यूम कितना है? 4/3 πx³। उसमें कितना होगा? Q अपॉन दैट इंटू 4/3 πx³। आया समझ में या नहीं? एक बार खुद से लिख लो, एक बार बस प्रूफ ये वाला खुद से कर लो, कभी नहीं भूलोगे। पर लोग करते ही नहीं है, तो प्रूफ करने की क्या जरूरत है? सर ने बता दिया। Q इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, Q x³ अपॉन ε0 r³। x² से x³ काटूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा qx अपॉन 4πε0 r³, जिसको हम याद रखेंगे kqx बाई r³। पूरे चैप्टर में अगर एक फॉर्मूला याद रखना है तो ये वाला रखना है। ये गलत करते हैं लोग।
इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इनफैक्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस के बाद वापस से डिक्रीज होगा। क्या ये पूरी बात समझ में आती है आपको? तुम इतना लिख लो, मैं ग्राफ बना के समझा देता हूं। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर के पॉइंट पे अभी भी सेम फॉर रूल फॉलो कर रहा है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर। अगर x इक्वल टू आर हो जाएगी तो भी वही फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पर x लेस देन आर पे इट इज नॉट जीरो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब x जीरो पे जीरो हो जाएगा, पर जैसी जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे इसकी वैल्यू आती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पे जीरो होगा जब x जीरो होगा, उसके बाद इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सरफेस पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद फर्दर डिक्रीज करेगा। ये वाला फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका स्ट्रेट लाइन फंक्शन बना। यहां पर मैक्सिमम हो गया कहां पर? सरफेस पर, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद जब बाहर जाएंगे x वापस इंक्रीज होगा तो फिर से ये डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्निकली कैसा है? जीरो, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है सरफेस पे, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। क्या ये ग्राफ समझ में आता है? मतलब ये वाली फिगर समझ में आती है? आर क्यूब है, आर क्यूब है, आर क्यूब है, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये आप सारे खुद से प्रूव करने आने चाहिए, तभी यू विल बी एबल टू यूज देम वेल। ओके, ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करो एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टुमारो। ओके, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ज्यादा है लेकिन उस एरिया की चार्ज से डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो वहां तक फील्ड कम हो चुका होगा। जब सबने बाहर ही निकलना है तो छोटा बना लो या बड़ा बना लो, नंबर ऑफ रेस तो वही है, सन की रेस है तो उतनी। पास खड़े हो जाओगे तो तुम पे बहुत सारी पड़ जाएंगी, दूर खड़े हो जाओगे तो तुम पर से कम पड़ेंगी। लेकिन ओवरऑल एक स्फीयर अगर सन को कवर कर रहा है तो उसमें से तो सारी रेस उतनी बाहर निकलेंगी। समझ रहे हो? ओके, क्वेश्चन मैं मार्क करवाऊं तुमको? कैसे करवाऊं? मेरे पास बुक नहीं है ना, आज दिक्कत ये है। तो हाँ, मैं कल मार्क करवा दूँ कल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल पक्के से मार्क करा दूंगा। ओके, तेरे पास कौन से ईयर का एडिशन है? 18 का है, शायद मेरे पास भी वही होगा। ठीक है, समृद्धि तेरे पास भी ये वाली बुक है ना, एररलेस? आवाज तो आ नहीं रही है, कुछ बोल रही है अगर तुम। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। जूम पर जाना पड़ेगा क्या वापस, चाइनीज ऐप पर? हाँ, मतलब उस पर भी पता नहीं। मेरे पास, मैंने उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा था उसका, मैंने 1200 रुपये पर मंथ पे। पर वो फिर मैंने हटा दिया जब बात हो गई इतना की। अच्छे थे उसमें, फीचर्स ज्यादा थे मेरे हिसाब से, लेकिन अभी तो मैंने हटा दिया वो। चलो, आई होप कल बेटर समृद्धि आपकी क्लास हो पाए। जो भी इशू है इंटरनेट का ही है, और कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट का ही है। या तो मोबाइल नेट पर शिफ्ट करो या किसी ऐसे रूम में बैठो जहां पर सिग्नल अच्छे आते हैं। ओके, चलो गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल रह गया, फील्ड खत्म हो गया आज। हाँ, पोटेंशियल 1 क्लास। क्या हुआ, कोई पेपर वेपर आ रहे हैं क्या तेरे? हाँ, अपने को 4 मंथ्स लगेंगे 12th करने में। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स
पोटेंशियल एक क्लास, उस पर कुछ क्वेश्चन कराए तो दूसरी, नहीं तो कैपेसिटर हो जाएगा दूसरे में शुरू। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बच्चों, गुड नाइट।